जी अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे जी। ठीक हैं, आप खैरियत से हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर मलेशिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वहाँ का जो सियासी निज़ाम है और पूरा उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है उसको हमने आज इंशाल्लाह इन डेप्थ देखना है। राइट, तो अभी ये जो आपके सामने जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये मलेशिया का मैप है जी, चूँकि ये साउथ ईस्ट एशिया में आता है ना मलेशिया। ठीक है, तो ये देखें कि मलेशिया एक्चुअली डिवाइडेड है साउथ चाइना सी के ज़रिए दो पार्ट्स के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास पेनिनसुला वाली साइड है और ये ब्रोनाई जो जो ब्रोनाई आइलैंड है वहाँ पे इसके कुछ इलाके हैं। ये जो पेनिनसुला में है एक्चुअली पेनिनसुलर मलेशिया, इसका जो कैपिटल है वो इधर ही है पेनिनसुला के अंदर। ठीक है, जिसको हम कोलालमपुर बोलते हैं। ये जो आपको सारा दिखाई दे रहा है, अंडरस्टैंड। फिर ये बीच में साउथ चाइना सी है जी, साउथ चाइना सी ये वाला सारा। इसके बाद इधर जाके जो ब्रुनाई आइलैंड है वहाँ पे इसकी दो स्टेट्स हैं, सबाह और सारावाक। सबाह और सारावाक जो है वो ब्रुनाई आइलैंड के अंदर ये दो इसकी स्टेट्स हैं। आपने इसको याद रखना है कि यार ये साउथ चाइना सी ने इनको डिवाइड किया है, डिस्पाइट दिस ये एक फेडरेशन का हिस्से हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? आप देखें ना, आपसे बंगाल टूटा, आप कहते हैं बड़ी वजह ये थी कि जियोग्राफिकली कॉन्टिग्यूटी नहीं थी हमारे पास, बीच में वो दुश्मन पड़ता था। अब ये भी तो जियोग्राफिकली उनकी कॉन्टिग्यूटी नहीं बनती ना, डिस्पाइट दिस ये क्यों जुड़े हुए हैं, इस पे आगे चल के बात होगी। ठीक है जी, चले मूव करते हैं जी हम अब पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मलेशिया पे। चले, मलेशिया जो है ये जनाब साउथ ईस्ट एशिया का जो है ना एक कंट्री है। कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। ठीक है, और ये एक फेडरेशन है, फेडरेशन। ठीक है, इससे कबल यूनिटरी गवर्नमेंट पे, फेडरेशन पे और कॉन्फेडरेशन पे बात हो चुकी है। ठीक है, तो फेडरेशन को वंस अगेन आप लोगों ने देख लेना है। और इसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। क्या है जी? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब वहाँ पे जो मोनार्क बैठा है, वहाँ पे जो बादशाह बैठा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बैठा है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेटली उनकी रवायात को देख के बनाया होगा ना, कि बड़ी इंट्रेंस्ड वो मोनार्की होगी वहाँ पे। उन्होंने फिर फाइनली उसको अपने उसका दस्तूर का हिस्सा बना दिया कि ठीक है जी हम इसको प्रोटेक्शन देंगे। ऑल राइट, और वहाँ पे इस्लाम जो है ना उनका ऑफिशियल रिलीजन है उनकी स्टेट का। अंडरस्टैंड। देखिए, मलेशिया का ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है स्टेट का। डिस्पाइट दिस मलेशिया के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा डाइवर्सिटी है एथनिसिटीज़ की और रिलीजन्स की, और तमाम जो एथनिसिटीज़ हैं, रिलीजन्स हैं, उन सब को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की ठीक ठाक आज़ादी है पूरी। अंडरस्टैंड, मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा तंग नज़री नहीं। इसकी वजह ये है कि लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है ना। ठीक है, यहाँ पे तो जो है वो क्या उसे बोलते हैं, कोई किसी को बर्दाश्त करने वाला ही नहीं है। राइट, इसलिए वो कहते हैं ना कि अपना जो ज़र्फ़ है वो समंदर जैसा रखो कि जिसके अंदर कई दरिया समा जाएँ। गालबन ये भी वासिफ साहब का जुमला है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमने देख के चलना है। पढ़ाई तो कर ही रहे हैं ना, कल को आप अल्लाह करे बड़े ऑफिसर बन जाएं, लेकिन आपका ज़र्फ़ जो है ना कम अज़ कम इतना बड़ा हो कि समझ आ गई बात की। चलें आगे चलते हैं जी, ये बहुत शरारती बच्चे हैं आप। ठीक है, आगे चलें जी। अब वहाँ पे जो नेशनल लैंग्वेज है उनकी वो है जी माले, उनकी नेशनल लैंग्वेज है। राइट जी, और फेडरेशन है तो उसके अंदर 13 स्टेट्स हैं। कितनी? 13 स्टेट्स हैं। ठीक है, मलेशिया में कितने स्पेलिंग हैं? 8 है ना। ठीक है, बस ठीक है, फिर +5 कर दो तो कितनी स्टेट्स होंगी जी? 13 स्टेट्स होंगी। ठीक हो गया, +7 करके -2 कर लें वो। हाँ ये भी ठीक है, 7 करके -2 कर दें। ओके, ये वैसे समझाने के लिए था, क्योंकि एक चीज़ को जब आप ज़्यादा डिस्कस करते हैं तो वो आपके माइंड के अंदर बैठ जाती है। ठीक हो गया जी। तो मलेशिया जो है उसमें कितनी स्टेट्स हैं? 13 स्टेट्स हैं। चाइना के अंदर कितनी थी? 23 थी ना, 23 प्रोविंसेस थे उसके। ठीक है, 5 ऑटोनोमस रीजन्स थे, 4 म्यूनसिपैलिटीज़ थी और दो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स थे। राइट, मकाओ और हांगकांग था वहाँ पे। समझ आ गई बात की? हमने फ्रांस को पढ़ा था। चले आगे चलते हैं, जिसमें 13 स्टेट्स हैं, 3 फेडरल टेरिटरीज़ हैं, जिसमें कुलालमपुर जो है उसका क्या है जी? कैपिटल है। अब इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। हिस्ट्री बताने का बुनियादी मकसद ये है कि किसी कंट्री की जब आपको हिस्ट्री का पता होगा तो फिर आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन आया है उसके पीछे जो कंटेक्चुअल कॉजेज़ थे वो क्या थे। राइट, आपको पता है कि बरतानिया एक ऐसी
जो है वो क्या थी, किंगडम थी, जिसके ऊपर, जिसकी सल्तनत में कभी जो है वो सूरज जो है वो गरूब नहीं होता था, राइट। तो जो हमारे पास मलेशिया था, ये दिस आल्सो यूज टू बी ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश, ठीक है। तो ये भी ब्रिटिश की क्या थी जी, कॉलोनी थी। अब वर्ल्ड वार 2 के बाद क्या होता है जी, ब्रिटेन अटेम्प्टेड टू फॉर्म मलाय यूनियन। अब ब्रिटिश ने वर्ल्ड वार 2 के बाद ये कोशिश की कि ये जो माले रीजन है ना, इसकी हम यूनियन बना दें। क्या बना दें? यूनियन। लेकिन जो वहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज़ थी या उनके जो लीडर्स थे, लोकल इंडिजिनस लीडर्स, उन्होंने कहा नहीं जनाब, हम इसको यूनियन नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने यूनियन बनाई तो बहुत सारे सिटीज़न के इश्यूज़ आएंगे, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के बहुत बड़े इश्यूज़ आएंगे, ठीक है। तो उन्होंने अपोज किया 1946 में कि माले को हम यूनियन नहीं बनाएंगे, राइट। तो उसके बाद उन्होंने कहा जनाब इसको हम क्या बनाएंगे जी, फेडरेशन बनाएंगे। क्या? फेडरेशन। तो 1948 के अंदर जो है ये जो मलाया रीजन है, इसको एक फेडरेशन बना दिया गया। क्या बना दिया गया? फेडरेशन बना दिया गया, ठीक है। और तंकु अब्दुर रहमान जो थे वो इस सारी मूवमेंट को, इस सारी इनिशिएटिव को क्या कर रहे थे जी, लीड कर रहे थे। तो आप यूँ कह लें कि जो फाउंडर हैं मलेशिया के, वो तंकु अब्दुर रहमान है, राइट। और ये जिस पार्टी का हिस्सा थे, आज भी यही पार्टी लगभग रूल करती है मलेशिया को। ये है हमारे पास UMNO, ठीक है, यूनाइटेड मलेशिया नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्योंकि इन्होंने मलेशिया को यूनाइटेड रखना था ना, तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया था। तो लीड करने वाले तंकु अब्दुर रहमान थे। तो फेडरेशन ऑफ मलाया गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन इन 1957। इन्होंने फाइनली 1957 में ब्रिटेन से क्या ली? आज़ादी ली। समझ आ गई बात की। तो तंकु अब्दुर रहमान जो थे इसके पहले प्राइम मिनिस्टर बने। अब ये जो हमारे पास इससे कबल जो फेडरेशन ऑफ मलाया बनी थी ना, तो 1948 से ऑनवर्ड तंकु अब्दुर रहमान उसके चीफ मिनिस्टर थे। क्या थे जी? चीफ मिनिस्टर। फिर फाइनली इन लोगों ने जब आज़ादी हासिल की 1957 में, तो तंकु अब्दुर रहमान उसके क्या बन गए जी? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, ठीक है। तो ये जो न्यू नेशन बनी, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को अडॉप्ट किया, क्योंकि बड़ी देर से वहाँ पे मोनार्की चल रही थी। अब एक इतनी इंट्रेंस ट्रेडिशन आ जाए तो उसको डिसमेंटल करना, उसको हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ आ गई बात की। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के होने के साथ साथ ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी है। क्या है जी? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी है वहाँ पे, ठीक है जी। तो फाइनली ये हुआ कि अब आजकल जो आपको मलेशिया नज़र आता है, ये 1963 के अंदर ये मलेशिया बना, ठीक है, जिसके अंदर आपका मलाया रीजन है। जैसे मैंने आपको ऊपर मैप में बताया कि जो पेनिनसुला वाला रीजन था ना, ये मलाया रीजन था, बीच में साउथ चाइना सी आया, और इधर जो है हमारे पास सबा और सारावक, ये इसी का हिस्सा थे मलेशिया के, ठीक है। और सिंगापुर भी इसी का हिस्सा था। लेकिन फाइनली 2 साल के बाद सिंगापुर जो है वो इससे क्या हो गया? सेपरेट हो गया 1965 के अंदर, ठीक हो गया। और फाइनली वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया। समझ आ गई बात की। ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है, हर चीज़ लिख दी है जी, हर हकीकत है यहाँ पे। इसको आप लोगों ने ऐसे क्या करना है, याद कर लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्जेक्टिव का तो आप रिस्क ले ही नहीं सकते। 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है आपका, उसमें आप इतना बड़ा मार्जिन निकाल जाएँ तो सब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं कुछ झोल भी आ जाए तो दैट गैप कुड बी कॉम्पनसेटेड, ठीक है, अगर आप इधर अच्छा आउट परफॉर्म कर जाएँ तो। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको साथ साथ ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी करवाऊँ। थैंक यू जी। हम आगे चलते हैं। वेरी वेल डन जी, शाबाश। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिव हों इंशाल्लाह, और वाइब्रेंट रहें। आप उज़ैर क्या करेगा जी? टॉप करेगा जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। हमें बड़ी खुशी होगी जी, हमारे स्टूडेंट हैं जी, प्यारे स्टूडेंट हैं हमारे हैं। अब हम देखते हैं जी थोड़ा सा मज़ीद इसको। मलेशिया एज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, किसी बंदे को कोई शक है इसमें? फेडरेशन है, 13 स्टेट्स थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ये आपको समझ आ गई, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में ऐसे ही है, कितनी स्टेट्स हैं? 13 स्टेट्स हैं, और 3 फेडरल टेरिटरीज़ हैं, ओके। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने अडॉप्ट किया था 1957 में, मतलब जिस साल ये आज़ाद हुए हैं उनसे, उसी साल इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया, राइट। इसको ये बोलते हैं मर्द का या इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं मर्द का या इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। मर्द का, आज़ादी ली है ना, मर्द के बच्चे ने आज़ादी ली है तो उसका नाम रख दिया मर्द का, ठीक है जी, मर्द का है ये मलेशिया, ओके जी। अब पॉलिटिकल सिस्टम जो उसका है वो बड़ा वेस्टमिंस्टर स्टाइल है। वेस्टमिंस्टर स्टाइल क्या है जी, को बता सकता है?
वेरी वेल डन, बहुत अच्छे जी। वेस्टमिंस्टर स्टाइल जो है वो ब्रिटेन स्टाइल है, मतलब कि जो ब्रिटिश के अंदर डेमोक्रेसी की टाइप है, नेचर है, बिल्कुल यहाँ पे भी वही है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ट्रेडिशनल माले मोनार्की, इस मोनार्की पे बात करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के। तो इसको रिकग्नाइज किया जाता है वन ऑफ द यूनिक पॉलिटिकल सिस्टम इन द वर्ल्ड ड्यू टू रोटेटिंग मोनार्की, क्योंकि बड़ी वो इंटरेस्टिंग सी है ना इनकी मोनार्की की, वो रोटेट कर रही होती है वो रूलर्स के दरमियान, सुल्तान्स के दरमियान, ठीक है, इसलिए ये बड़ा यूनिक सा है। ऑल राइट, चलें हम इसका थोड़ा सा हम आगे चल के थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क भी पढ़ते हैं ताकि चीज़ें आपको इंशाल्लाह बड़े अच्छे से क्लियर होती जाएँ। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ये है कि आपको पता है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1957 के अंदर, 13 स्टेट्स, 3 फेडरल टेरिटरीज, इस्लाम एज ऑफिशियल रिलीजन, ठीक है, और हर रीजन को उसकी फ्रीडम जो है वो गारंटीड है। समझ आ गई बात की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सेपरेशन ऑफ पावर्स है इसमें। क्या है जी? सेपरेशन ऑफ पावर्स। एग्जेक्टिव ओवरस्टेप नहीं करेगा लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को, लेजिस्लेटिव ओवरस्टेप नहीं करेगा जनाब किसको? एग्जेक्टिव की अथॉरिटी को। सो इज़ द केस विद जुडिशरी। तो गवर्नमेंट के ये मेनली 3 पिलर्स होते हैं ना, एग्जेक्टिव होता है, लेजिस्लेचर होता है और जुडिशरी होती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो उसमें फाइनली क्या होता है जी? उसमें फ्यूजन होती है लेजिस्लेशन में और एग्जेक्टिव के अंदर, राइट। चले ओके जी, अब हम देखते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ इस्लाम। इसमें क्या है जी? इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ द फेडरेशन बट अदर रिलीजन्स में आल्सो बी प्रैक्टिस्ड इन पीस एंड हार्मनी इन अदर पार्ट ऑफ द फेडरेशन। ये बड़ी अच्छी जो है ना वो क्या है, एक हार्मोनिक सिचुएशन है। ओके, अब हम देखते हैं जी, जो मैंने आपको कहा था कि साउथ चाइना सी ने गरचे डिवाइड किया हुआ है सबा और सारावक के रीजन को, इन स्टेट्स को, इसके बावजूद भी ये लोग कैसे जुड़े हुए हैं इकट्ठे। अब इनके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक स्पेशल प्रिविलेजेस हैं माले कम्युनिटी के लिए, ये वही इंडिजिनस कम्युनिटीज़ हैं जिनको ब्रिटिश ने गुलाम बना के रखा हुआ था और इनको डिसफ्रेंचाइज और डिसपोजेस किया हुआ था। माले कम्युनिटी और जो सबा और सारावक स्टेट्स के जो नेटिव्स हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल प्रिविलेजेस रखी हैं। समझ आ गई बात की। अब इसमें है क्या कि जनाब, अब इनको जनाब जो इनका किंग होता है ना, जिसको हम यांग दी पर्तवन अगोंग बोलते हैं, वो इनकी स्पेशल प्रिविलेजेस को सेफ गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब उन प्रिविलेजेस में क्या हो सकता है? उसमें ये हो सकता है कि जनाब उनको स्पेशल राइट्स मिल जाएं लैंड एक्वायर करने के हवाले से, ठीक है, या गवर्नमेंट पोस्ट के हवाले से उनको स्पेशल राइट्स मिल जाएं, या उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिल जाएं जनाब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए या स्कॉलरशिप्स के लिए, या इसके अलावा डिफरेंट इस तरह की जो भी प्रिविलेजेस हो सकती हैं। तो स्पेशल प्रिविलेजेस जनाब इनको दी गई हैं। अगरचे ये लोग वहाँ पे मेजॉरिटी में हैं, होता तो ये है ना कि किसी मुल्क के अंदर माइनॉरिटी हो तो उसको स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोग मेजॉरिटी में हैं, डिस्पाइट दिस इनको ये प्रिविलेजेस दी गई हैं, ठीक है। अब ये स्पेशल प्रिविलेजेस इनको क्यों दी गई हैं, इस पे हम थोड़ी सी इंशाल्लाह 100 वाट के बल्ब से रोशनी डालते हैं इस पर, ठीक है जी। चलें इसको हम देखते हैं, शाबाश, ठीक है। जब इनके ये प्रिविलेजेस जो है ना वो ये हैं कि पब्लिक सर्विस में इनकी पोजीशंस हैं, स्कॉलरशिप्स, ट्रेनिंग और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, परमिट्स और लाइसेंसेज एंड ट्रेड और बिजनेस के लिए, और कोटाज हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ठीक है। अब इसमें बेसिकली इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? आपको पता है कि ये सारे बेचारे कॉलोनाइज्ड थे, ठीक है, इनको कॉलोनाइज्ड किया हुआ था। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश का तरीक़ाकार ये था कि उसने लोकल माले कम्युनिटी और ये सबा और सारावक कम्युनिटीज़ को साइड लाइन किया हुआ था। अब ये लोग करते क्या थे कि चाइनीज़ इमिग्रेंट्स को यहाँ पे बुलाते थे और इंडियन इमिग्रेंट्स को यहाँ पे बुलाते थे। समझ आ गई बात की? इन इमिग्रेंट्स को यहाँ पे बुला के इनसे क्या करते थे? काम लेते थे। अब चाइनीज़ इमिग्रेंट्स को बुलाते थे यहाँ पे टिन की माइनिंग के लिए, ठीक है, और इंडियन इमिग्रेंट्स को बुलाते थे रबर प्लांटेशंस के लिए। अब ये जो इंडियन और चाइनीज़ यहाँ पे आ रहे थे, ये आके इसके इंडिजिनस लोगों की पॉपुलेशन को भी डाइल्यूट कर रहे थे। समझ आ गई बात की? तो इस वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। तो माले और सबा सारावक लोगों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, कुर्बानी थी इन लोगों की, ठीक है। इसलिए इन लोगों ने जब 1957 में ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इनकी कुर्बानियों को याद रखा गया, और इन लोगों के लिए ताकि इनको प्रोटेक्शन दी जाए, इनको फेडरेशन के अंदर जो है वो राजी बारज़ा रखा जाए, इनके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस रखे कि जो इंडियन कम्युनिटीज़ इमिग्रेंट्स हैं वो इनको डोमिनेट ना कर जाएँ, चाइनीज़ जो हैं वो इनको डोमिनेट ना कर जाएँ। अंडरस्टैंड? तो ये इसकी क्या थी जी? इसकी मेन रीज़न थी, ठीक
ठीक है जी। व्हेन इंडिपेंडेंस अप्रोच्ड, मालेज बीइंग द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स feared losing their political and economic dominance to economically stronger minorities। अब ये minorities कौन सी थी? इंडियन और चाइनीज़ जो आ रहे थे। अब इनको खौफ पैदा हुआ कि यार ये कहीं हम अपनी वो ना खो दें, ठीक है। तो टू मेंटेन नेशनल यूनिटी एंड सोशल हार्मनी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1957 रिकग्नाइज्ड स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर मालेज while also guaranteeing equal rights to other ethnic groups as well। अब ये नहीं किया कि इनको स्पेशल प्रिविलेजेस दे के बाकी माइनॉरिटीज़ को बिल्कुल ही डिफरेंशियाइज कर दिया, उनको भी जो है वो इक्वली लगभग ट्रीट किया गया, ठीक है। ओके, अब ये आपको समझ आ गई स्पेशल प्रिविलेज का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है जी। अब ये जो एक्चुअली सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना इस अरेंजमेंट का, इसको बोलते हैं जी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें ये हुआ था कि जो अब ये जो इमिग्रेंट्स आए थे ना, ये नॉन मालेज थे ना, इंडियंस थे और चाइनीज़ थे। अब इनको सिटीज़नशिप दे दी गई, इनको जो सिटीज़नशिप दी तो इसी वजह से उन लोगों को ख़तरा पैदा हुआ, ठीक है। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने ये कहा कि यू डोंट नीड टू गेट पैनिक, हम इनकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाएंगे और आपके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस रख देंगे ताकि आप लोग कल को जो है ना अपनी पोजीशन को लूज़ ना कर दें। समझ आ गई? वही बात है ना, एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस, ठीक है। फिर फाइनली हुआ ये कि ये जो ख़तरा था ना कि कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, 1969 के अंदर ये रेस राइट्स भी वहाँ पे हुए थे, बड़े दंगे फसाद हुए 1969 के अंदर, ठीक है। फिर इन्होंने फाइनली 1971 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए, ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक इक्विटी और नेशनल यूनिटी को जो है वो अगेन इंश्योर किया गया। कुछ डिवीजन की गई रिसोर्सेज की, ठीक है, कुछ डेवोल्यूशन किया गया पावर्स का, और कुछ लोगों को मज़ीद रिप्रेजेंटेशन दी गई, जो उनके ग्रीवेंसेस थे उनको एड्रेस किया गया रूट कॉज के ऊपर जाके, राइट। तो ये आपने थोड़ा सा माइंड में रखना है। चीज़ें बड़ी सिंपल हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इतनी दफ़ा रिपीट करके बताऊँ कि लेक्चर के अंदर ही जनाब आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। याद हो जाता है सर, आप जो लेक्चर वेरी वेल, शाबाश, मुझे खुशी होती है ऐसे बच्चों को पढ़ाते हुए, ठीक है। राय वसीम बहुत मेहनती और काबिल बच्चा है, इंशाल्लाह एक दिन इसने भी CSP बन जाना है जी, ऐसे ही है। फिर पता नहीं हमें ये याद भी रखेगा कि नहीं रखेगा याद। सर आपको मैं दुआ में याद रखूँगा। थैंक यू जी। ओके, अब हम चलते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर। किधर जी? स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। इसमें सबसे पहले हम हेड ऑफ स्टेट को देखते हैं, जो कि यांग दी पर्तुन अगोंग है। क्या जी? यांग दी पर्तुन अगोंग, इसको किंग बोलते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क जो है। समझ आ गई बात की? ओके, मलेशिया एज अ यूनिक रोटेटिंग मोनार्की सिस्टम। ये यूनिक था ना, कैसे यूनिक है इसको देखते हैं हम, ठीक है। अब ये जो किंग है इसको यांग दी पर्तुन अगोंग बोलते हैं। इसको इलेक्ट किया जाता है 5 साल के लिए, ठीक है। इसको इलेक्ट करती है जी कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स, ठीक है। ये जो उनकी 9 स्टेट्स हैं ना, उन स्टेट्स के अंदर वो 13 हैं, मैं वो आपको बताता हूँ आगे चल के। रिप्रेजेंटेशन 13 की होती है, लेकिन जो वोटिंग होती है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स में 13 बंदे शामिल हैं। ये 9 तो इसमें हेरिडिटरी रूलर्स आ गए, बाकी गवर्नर्स हैं स्टेट्स के, ठीक है। वो हेरिडिटरी रूलर्स नहीं है, ये आपने याद रखना है। और जब वोटिंग होती है ना किंग के लिए, तो ये 9 हेरिडिटरी रूलर्स ही जो है ना एक्चुअली उसमें वोट कर रहे होते हैं, और इन्हीं के दरमियान जो है ना वो मोनार्की क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है। अंडरस्टैंड? इस पर मज़ीद हम चल के आगे बात करते हैं जी। अब जो कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स है ये वोट करते हैं और एक मोनार्क को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स है इसमें 9 सुल्तान हैं और 4 गवर्नर्स हैं। समझ आ गई? तो 13 हो गए ना पूरे, ठीक है। तो ये जो 4 गवर्नर्स हैं ये नॉन हेरिडिटरी हेड्स हैं। समझ आ गई? ये इनको विरासत में ये सारा कुछ नहीं मिलता। अंडरस्टैंड? अब इसकी पावर्स क्या हैं जी? हेड की, इसकी मोनार्क की, इसके किंग की। ये लार्जली सेरेमोनियल होता है, लेकिन इसकी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, जैसे कि ये प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। अब प्राइम मिनिस्टर ये उसी को अपॉइंट करेगा जिसकी मेजोरिटी पार्टी होगी। जैसे हमने पीछे फ्रांस में देखा था कि उसका जो प्रेसिडेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। फिर ये डिज़ोल्व भी कर सकता है पार्लियामेंट को, और आपको पता है कि रिप्रीव करना, पार्डन करना, माफ़ करना, ये भी इसके पास है, ठीक है जी। और ये कमांडर इन चीफ होता है किसका जी? उनकी आर्म्ड फोर्सेस का। पाकिस्तान में कौन है जी कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। वेरी वेल। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कौन सा आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक डील करता है 1973 में? 90 से 41 से स्टार्ट होते हैं सर, 49 तक। वेरी वेल डन, 49 तक। आपका जो 12 चैप्टर्स हैं ना आपके, तो जो तीसरा चैप्टर है ना, तीसरा पार्ट जो है
उसका पहला चैप्टर आपकी फेडरेशन का जो है ना वो प्रेसिडेंट क्या, समझ आ गई। ओके, अब हम थोड़ा सा देखते हैं जी मोनार्की या माले का जो सुल्तान है वो क्या होता है। हम थोड़ा सा उसने हमने देख लिया, लेकिन डिस्पाइट दिस हम मज़ीद डेप्थ में जाते हैं। जो मलेशिया ने अडॉप्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम, ठीक है, अभी तक मोनार्की वहाँ पे एग्जिस्ट करती है विद द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। वहाँ पे जो किंग है क्या कहलाता है जी, यांग डी पर्टवन एगोंग, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट है, जबकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। किंग जो है हेड ऑफ स्टेट है, जैसे प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है हमारे यहाँ, और प्राइम मिनिस्टर जो है ना हेड ऑफ गवर्नमेंट है। समझ आ गई बात की, आगे चलें। अब यूनिक इसमें क्या है जी किंगशिप के अंदर, यूनिक इस तरह से है कि इनका जो किंग है ना यांग डी पर्टवन एगोंग, ये इलेक्ट होता है 5 साल के लिए। कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स इसको इलेक्ट करती है 9 हेरिडेटरी रूलर्स में से, 9 हेरिडेटरी सुल्तान में से, ठीक हो गया। अब ये रोटेशनल सिस्टम इंश्योर इक्वालिटी अमंग माले रूलर्स एंड नेशनल यूनिटी, मतलब कि एक ही जो बंदा है ना वो बार बार वो इलेक्ट नहीं होता रहेगा, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइम होता है, मतलब कि वो रोटेशन पूरी होगी तो फिर दूसरा बंदा उसमें आ सकेगा, उसमें वो उसकी कैंडिडेसी के लिए। समझ आ गई बात की, इसलिए ये बड़ा यूनिक्स है। अब इसको अपॉइंट करने वाली अथॉरिटी कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स थी ना, तो इसमें बेसिकली क्या होता है जी, ये कंपोज्ड ऑफ 9 सुल्तान्स एंड 4 गवर्नर्स, ठीक है। द कॉन्फ्रेंस प्लेज अ वाइटल रोल इन इलेक्शन ऑफ किंग, समझ आ गई। और यही कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स अगर वहाँ पे इस्लाम से रेलेवेंट कोई मामला बन जाए तो इनकी जो है ना सेइंग वो बड़ा फाइनल वर्ड होता है वहाँ पे, अंडरस्टैंड। अब इसकी कंपोजिशन देख लें जी थोड़ी सी कॉन्फ्रेंस ऑफ रूलर्स की। इसमें 9 माले के रूलर्स हैं, 9 सुल्तान हैं स्टेट्स की। ये स्टेट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपने देख लेनी है जी। जौहर स्ट्रेट भी है एक स्ट्रेट, आपको याद होगा, ठीक है। ये किसको किससे सेपरेट करती है, 1 पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। वेरी वेल डन, ओके जी। अब 4 गवर्नर्स हैं इसमें, ठीक है। ये नॉन मोनार्कियल्स होती हैं, नॉन हेरिडेटरी होती हैं, ठीक है। ये पेनंग, मलाक्का, सबा और सारावाक, ये सारा रीजन किधर आता है जी, बोर्नियो आइलैंड के अंदर आता है ये सारे लोग, ठीक है। तो टोटल कितने मेंबर्स हुए जी, 13। 9 रूलर्स हैं और 4 के हैं जी गवर्नर्स हैं, ठीक है। अब वोटिंग राइट किसको हासिल होते हैं, 13 के 13 को होते हैं, लेकिन किंग जो है वो 9 रूलर्स ही बन सकते हैं। अब सुने, ओनली द 9 माले रूलर्स हैव वोटिंग राइट्स। समझ आ गई बात की, ये नुक्ता आप लोगों ने याद रखना है। द 4 गवर्नर्स डू नॉट हैव द राइट टू वोट आर टू पार्टिसिपेट इन द मैटर्स विच आर रिलेटेड टू इलेक्शन और रिमूवल ऑफ द यांग डी पर्टवन एगोंग या डेप्टी किंग, या जो भी इशू अगर रिलेटेड टू इस्लाम भी आ जाए या स्पेशल प्रिविलेजेस माले लोगों की आ जाएं, तो ये 4 गवर्नर्स की सेइंग जो है दैट वुड बी नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट दैट वुड बी टांटामाउंट टू नेग्लिजिबल। समझ आ गई बात की। अब आपके किंग की जो है पावर्स हैं वो क्या हैं जी, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, ठीक है। और यही आपका किंग जो है, जो गवर्नर्स हैं 4 स्टेट्स के, उनको भी अपॉइंट कौन करता है जी, यही किंग ही करता है। समझ आ गई। पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है, और ये सिंबल ऑफ यूनिटी है और सिंबल ऑफ इस्लाम है इन फेडरेशन ऑफ मलेशिया। समझ आ गई बात की जी, ओके। अब एग्जेक्टिव के अंदर हम थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर को देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या है जी, हेड ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पे, ठीक है। और ये होता है जनाब उनका जो लोअर हाउस है ना, दीवान रखियत, उसमें जो मेजोरिटी पार्टी को लीड कर रहा होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है, उसी को अपॉइंट किया जाता है। और ये एडवाइस करता है किंग को मिनिस्टीरियल अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, जो मिनिस्टर अपॉइंट करने होते हैं ना इन्होंने, उस पर ये उसको एडवाइस करता है, ठीक है। और ये लीडर ऑफ कैबिनेट होता है पॉलिसी मेकिंग का। अब कैबिनेट क्या होती है जी, कैबिनेट उनकी वही है कि जो पार्लियामेंट से चंद लोगों को चूज़ कर लेंगे, उनको मिनिस्ट्रीज़ दे देंगे, जस्ट लाइक पाकिस्तान के अंदर होता है, ठीक है। और फिर ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी मिनिस्ट्री की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वहाँ पे सारे मामलात को देखने के लिए, ठीक है। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर है मलेशिया का, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है जी, ठीक है। और उसके बाद ये लीड कर रहा है किसको जी, कैबिनेट को कर रहा है लीड। और इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, किंग करता है जनाब, ठीक है। और ये बंदा होता है लीडिंग पार्टी का दीवान रखियत, नेशनल असम्बली के अंदर जो लीडिंग पार्टी होगी उसको जो है वो उसका नुमाइंदा जो होगा वो हमारे पास ये होगा जनाब, प्राइम मिनिस्टर होगा। और फिर कभी कभार ये सवाल होता है कि इसकी जो है ना उसकी टर्म कितनी देर के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है, साल के लिए, बताएं कितनी देर के लिए होता है जी ये प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए। कोई और बंदा बताए आप में से, वैसे अंदाज़ा बताएं। किंग तो 5 साल के लिए होता है ना, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का बताएं। आपको बताता चलूँ, महातीर मोहम्मद को आप लोग जानते हैं सारे, जी हाँ।
महातीर मोहम्मद जो है वो ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। अभी आपने ये रिसेंट इसका दौर, ये जब पहले था तब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे जब ये पहले प्राइम मिनिस्टर था। 1981 में ये प्राइम मिनिस्टर बना और 2003 में इसकी प्राइम मिनिस्टरशिप ख़त्म हुई। ठीक है, आप कह रहे हैं 5 साल। तो जब तक इसको पार्लियामेंट का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल होता है, इसका बनाया हुआ बजट हर साल अगर अप्रूव होता रहे, तो वो प्राइम मिनिस्टरशिप उसकी इंटैक्ट रहती है। समझ आ गई बात की? देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें यार, एक बंदा 1981 से आया है और 2003 तक वो चला रहा है एक सिस्टम को। आजकल कौन प्राइम मिनिस्टर है जी? अनवर इब्राहिम। आपको बताता चलूँ कि अनवर इब्राहिम साहब ड्यूरिंग द रीन ऑफ महातीर मोहम्मद ये जेल में हुआ करते थे। अच्छा जी, आगे चलें। ओके, अब इसका टेन्योर क्या है जी? इसका टेन्योर ये है जनाब कि ये होल्ड करता है अपने ऑफिस को एज लॉन्ग एज ही इंजॉयज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी इन द दीवान रखियत। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की? इफ़ द पीएम लूजेस अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, या अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूज़ कर दे या उसका जो बजट है वो पास ना हो, फेल्स टू पास, देन ही मस्ट ईदर रिज़ाइन और एडवाइज द किंग टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट फॉर द न्यू इलेक्शंस। समझ आ गई बात की? ये दो सिचुएशंस आपने याद रखनी है। अगर एक पार्टी 2/3 मेजोरिटी लेकर आ गई है, हाँ जी, उनका पीएम तो फिर लाइफ टाइम हो जाएगा। लाइफ टाइम हो जाएगा जनाब, चलता रहे वो। पार्टी मेंबर उसके खिलाफ होंगे। एग्जैक्टली। लेकिन जहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं ना, वहाँ पे ये नहीं देखते कि ये मेरी पार्टी का है या उसकी पार्टी का है, क्योंकि वो कहते हैं सबसे पहले पाकिस्तान या सबसे पहले मलेशिया, वो कहते होंगे। अंडरस्टैंड? तो मतलब कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं देखते, वो क्या देखते हैं? आइडियोलॉजी को देखते हैं, पर्सन को नहीं देखते, पर्सनैलिटी को नहीं देखते। इसलिए वो कामयाब है। एग्जैक्टली, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो आपकी पॉलिसियों का तसलसल आता है वहाँ पे। ठीक हो गया? ओके, अब ये प्राइम मिनिस्टर क्या होता है जी? हेड ऑफ कैबिनेट है। ठीक हो गया? आपके किंग को एडवाइस करता है और नेशनल पॉलिसीज़ को तय करता है। ये तो आम सी बात है ना, सबको ही पता है इस बात का। ठीक है, ये मोटी मोटी बातें आप सब लोगों ने क्या करनी है, ये खुद देख लेनी है। समझ आ गई बात की? तो करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है जी? दातो सेरी अनवर इब्राहिम। ये दातो सेरी क्या हम बोलते हैं ना, सर इज़्ज़त के साथ बोलते हैं, तो ये दातो सेरी है। ठीक है जी, अनवर इब्राहिम साहब हैं जी। ठीक है, और कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है। 10th प्राइम मिनिस्टर है जी मलेशिया का सिंस नवंबर 2022, और पैलेस्टाइन के ऊपर इनका जो स्टैंड है वो बड़ा इंटैक्ट है। दो टोक नज़रिया इनका फ़लस्तीन के ऊपर स्ट्रॉन्ग। ये जो वेस्टर्न लेड यूरोसेंट्रिक मॉडल है उसके सख्त खिलाफ हैं ये। ठीक है जी, अब हम आगे थोड़ा चलते हैं जिसके लेजिस्लेचर के ऊपर, इसकी पार्लियामेंट के ऊपर। इसमें जनाब हमारे पास 2 हाउसेज़ हैं, एक लोअर है, एक अपर हाउस है। लोअर हाउस है ये दीवान रखियत है। ठीक हो गया? इसमें 222 मेंबर्स होते हैं, सब डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं यूनिवर्सल सफरेज से। समझ आ गई बात की? इनकी टर्म जनाब 5 ईयर है, अनटिल के इसको डिसॉल्व कर दिया जाए पहले। समझ आ गई बात की? और जो स्पीकर होता है वो प्रिजाइड ओवर करता है सारे के सारे सेशंस को। अंडरस्टैंड? अभी आपने याद रखना है कि इसमें 222 मेंबर्स हैं और डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है इनको। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। स्पीकर होता है इनका। हाँ, जो प्रिजाइड ओवर कर रहा है। बाकी हमने किसमें देखा था कि प्रेसिडेंट होता है, सेनेट का भी प्रेसिडेंट और नेशनल असेंबली का भी। फ्रांस के अंदर हमने देखा था। वेल डन। अब इसमें नेचर ऑफ इलेक्शन क्या है जी? डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं ये लोग थ्रू जनरल इलेक्शंस। ठीक है, और वोटिंग का जो तरीका है वो है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। क्या जी? फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। मतलब कि सामने एक वो लगी हुई है, रेस है 100 मीटर की, सामने वो लगा होता है ना फीता सा, जो उसको हाथ लगा ले, मतलब जो बंदा पहले पहुंच गया सारा कुछ वही ले जाएगा। अब वो माइक्रो सेकंड के फासले से भी पीछे रह गया ना, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। और यही पाकिस्तान के अंदर भी फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम है। एक बंदे ने 1 लाख वोट लिए है, दूसरे बंदे ने 99,999 वोट लिए हैं, वो सारे के सारे कहीं भी काउंट नहीं होंगे। एक वोट की वजह से वो अगला बंदा जीत जाएगा, तो उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती। ठीक है, ये फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम होता है। इसके अपोजिट कौन सा सिस्टम होता है इलेक्शन का, बताएं? जहाँ पे वो 99,000 को भी प्रेजेंट वो मिलेगी, रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। यूएसए में जब इलेक्शन होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। वेरी वेल डन। वो होता है जी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। समझ आ गई? जब आप जर्मनी को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। वहाँ पे आप में से हर बंदा एक वोट पार्टी को देता है और एक वोट वो पर्सन को देता है, कैंडिडेट को देता है। समझ आ गई बात की? तो इस पर इंशाल्लाह बात होगी, जो नेचर ऑफ इलेक्शंस हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है जी, अब दीवान रखिए 222 मेंबर्स थे 5 साल के लिए। जो इनका अपर हाउस है जिसको हम हमारा सेनेट है, इनका है जी दीवान नगारा। क्या जी?
दीवान निगारा। इसमें जनाब टोटल 70 मेंबर्स हैं। कितने? 70 मेंबर्स हैं। और 26 जो हैं वो आते हैं जनाब स्टेट लेजिस्लेटिव असम्बलीज से। जो उनकी स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असम्बलीज हैं ना, वो उनको क्या करती हैं जी, अपॉइंट करती हैं। मतलब कि हर स्टेट से 2 बंदे आएंगे, ठीक है। तो 26 ये आए। और ये जो 44 है इनको अपॉइंट करता है कौन जी? किंग अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अभी आपने याद रखना है टोटल 70 मेंबर्स हैं अपर हाउस में, ठीक है। तो 26 हुए, ठीक है। और जो 44 हैं उनको किंग जो है अपॉइंट कर रहा है। अब देखिए किंग प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट कर रहा है, किंग गवर्नर को भी अपॉइंट कर रहा है, ठीक है। और इधर इनको भी ये लेके आ रहा है। अब इसका फंक्शन क्या है ये आप लोगों ने सारों ने खुद देख लेना है। ये तो सारी वही मोटी मोटी बातें हैं ना, ये आप सारे लोग जानते हैं। अब जो इनकी पार्लियामेंट है वो एक्चुअली उसके फंक्शंस क्या हैं आपको पता है कि इनकी पार्लियामेंट मुश्तमिल है किसके ऊपर? किंग के ऊपर, ठीक है। दीवान रखियत और दीवान निगारा के ऊपर, ठीक है। ये उनकी क्या है? कॉम्पोजिशन है उनकी पार्लियामेंट की। अब इसके फंक्शंस क्या हैं जी? इसमें कुछ लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं, ये आप लोगों ने खुद देख लेने हैं। फिर इसमें कुछ फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, मतलब कि इन्होंने बजट पास करना है और बाकी सारी चीज़ें करनी है, वो भी इनकी असम्बली का काम है। फिर इनकी कुछ एग्जेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो कैबिनेट बन गई है उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी इनकी पार्लियामेंट नहीं करनी है। समझ आ गई? इनकी दीवान रखियत दीवान निगारा नहीं करनी है, उनकी अकाउंटेबिलिटी। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस जो हैं, बिल पास करना, कोई अमेंडमेंट लेके आना, वो भी क्या है जी? इन्हीं का काम है, ठीक है। फिर कुछ रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस, मतलब कि लोगों ने अपॉइंट किया तो वो लोगों की वॉइस है ना, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है लोगों की। समझ आ गई? ये फंक्शन जो है ना ये सारे आप लोगों ने क्या करने हैं जी? देख लेने हैं। अब हम जा रहे हैं गवर्नमेंट के आखिरी पिलर की तरफ, वो हमारे पास है जी जुडिशरी, अदलिया। क्या है जी? अदलिया। अदलिया तो गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन होता है? गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अदलिया होती है, ठीक है। जुडिशरी होती है। तो ये इंडिपेंडेंट ब्रांच है। दिस इज़ बेस्ड ऑन कॉमन लॉ विद इस्लामिक लॉ इन फैमिली मैटर ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है। इसमें फेडरल कोर्ट जो है ना ये हाईएस्ट कोर्ट है, ठीक है। चाइना में कौन सा कोर्ट था? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट। वेरी वेल डन। अब इसकी हम थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लेते हैं जी इनकी जुडिशरी की। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन डिस्पाइट दिस फॉर सेक ऑफ नॉलेज यू शुड बी वेल वर्स्ड इन दैट, ठीक है, इन योर सब्जेक्ट। क्योंकि इंटरव्यू के हवाले से चीज़ें कहीं से भी पूछी जा सकती हैं। तो आपकी तैयारी रिटर्न की भी हो रही है और साथ साथ इंटरव्यू की भी तैयारी आपकी हो रही है। समझ आ गई? एग्जैक्टली। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ इन चीज़ों को। जो ऐसे जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स मेरे सामने बैठे हो, मेरी एनर्जी बढ़ जाती है। ओके जी। अब इसमें तो जुडिशरी की जब हमने इसकी स्ट्रक्चर देखी तो सबसे पहले सुपीरियर कोर्ट्स हैं। सुपीरियर कोर्ट्स में क्या जी? फेडरल कोर्ट है जो सबसे ऊपर होता है कोर्ट इनका, ठीक है। उसके बाद कोर्ट ऑफ अपील है, इससे नीचे फेडरल कोर्ट से नीचे, ठीक है। और कोर्ट ऑफ अपील से नीचे होता है हाई कोर्ट, ठीक है। अब हाई कोर्ट की अपील सुनी जाएगी कोर्ट ऑफ अपील में। कोर्ट ऑफ अपील की जो अपील है वो ऊपर सुनी जाएगी कहाँ पे? फेडरल कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब ये जो हाई कोर्ट्स हैं ना, आपको पता है कि आपके पाकिस्तान में भी हर प्रोविंस के अंदर क्या है जी? एक हाई कोर्ट है। और आपकी कैपिटल टेरिटरी के अंदर भी एक हाई कोर्ट है। ये हाई कोर्ट कब बना था? कौन सी तरमीम के बाद बना था? 18वीं तरमीम। वेरी वेल डन, अप्रिशिएटेड, शाबाश। और 19वीं तरमीम में इसका नाम चेंज हुआ। वेरी वेल डन जी, बहुत अच्छे, अप्रिशिएट करता हूँ। ओके, अब देखो उनके जब हम 2 यूनिट्स थे ना, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, तब 2 हाई कोर्ट्स होते थे, एक ढाका हाई कोर्ट और एक आपका लाहौर हाई कोर्ट हुआ करता था, ठीक है। वैसे ही इनकी अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन है ना 2, एक साइड पे पेनिनसुला था, एक साइड पे बोर्नियो आइलैंड में लोग सबाग और सरावक वाले बैठे हैं। तो इनके भी 2 हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट इन मलाया जो पेनिनसुला में है और हाई कोर्ट इन सबा एंड सारावक। समझ आ गई बात की? चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ आप कभी भी चीज़ें नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। अब कुछ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी हैं, जैसे सेशन कोर्ट्स हो गए, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हो गए, ठीक है। और डिफरेंट जुवेनाइल कोर्ट्स भी होते हैं, ठीक है। जुवेनाइल कोर्ट्स का क्या काम होता है जी बताएं? बिलो 18 जो मामलात को देखते हैं। अब हम इसको सम अप करने जा रहे हैं जी। अब अटेंटिव हो जाएं। ये जो आखिरी 30 सेकंड्स हैं ये गोल्डन 30 सेकंड्स हैं। क्या जी? गोल्डन 30 सेकंड। अब आपको पता है मलेशिया फेडरेशन है कितनी स्टेट्स की? 13 स्टेट्स की, ठीक है। ऑफिशियल रिलीजन कौन सा है जी? इस्लाम है, ठीक है। और वहाँ पे मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है। ओके, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, फेडरेशन है या यूनिटरी है? फेडरेशन है, शाबाश। और जो वहाँ पे एथनिक बेस्ड माइनॉरिटीज़ हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, ठीक हो गया जी, ज़बरदस्त। अच्छा, ये था जी आपका सारा का सारा क्या जी? पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ मलेशिया। आपको पता है कि लास्ट में जो कंक्लूजन है वो मैं आप लोगों के लिए लाजमी पढ़ता हूँ, ठीक है।
Malaysia's political system is a hybrid monarchy, democracy, and federalism, successfully blending traditional and modern elements. Despite the challenges of ethnicity and executive dominance, it has provided political continuity and development in a multi-ethnic society. अगर तो ये लेक्चर आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स अच्छा लगा है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आपके शेयर करने की वजह से किसी बंदे की लाइफ बदले। मे अल्लाह ब्लेस यू लॉट, अल्लाह आपका हामी नासिर हो।